हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों वीडियो में हम विश्व भूगोल के एक दूसरे अध्याय की बात करेंगे, वो होगी पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों उसको पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गति कैसे है, पृथ्वी पे दिन रात कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, इन सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने सौरमंडल के सभी भाग को अलग अलग पढ़ लिया। दोस्तों 7 वीडियो हमने सौरमंडल का बनाया, जिसके माध्यम से हमने सौरमंडल के एक एक तथ्य को जाना। दोस्तों यदि वह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की गति की। दोस्तों हमने जब पृथ्वी ग्रह को पढ़ रहा था तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी पे वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे उपस्थित हैं जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या होता। यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या होता, या पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका ना होता तो क्या होता। दोस्तों इन दोनों टॉपिकों को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यदि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री अगर न झुका होता तो दोस्तों हमारे यहाँ जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठंडी गर्मी बसंत ऋतु, ये नहीं होता। और दोस्तों यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो जो भाग पृथ्वी सूर्य के सामने होता वहां दिन होता, उसके पीछे वाले भाग में रात होती। और दोस्तों सूर्य के सामने वाला भाग हमेशा गर्म रहता और पीछे वाले भाग हमेशा ठंडा रहता। दोस्तों इस प्रकार जीवन जीना काफी कठिन हो जाता। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की। दोस्तों उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ग्लोब बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह रेड वाली जो लाइन है ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष से दोस्तों। और जो बीच में आपको ये 0 डिग्री का लाइन दिख रहा है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में आप इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वह लाइन है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस लाइन के दोस्तों ऊपरी वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और इसके नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा दिशा सूचक चिन्ह है दोस्तों, जहाँ के उसके ऊपर वाले भाग को हम उत्तर अर्थात नॉर्थ प्रदर्शित करते हैं, इसके नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मैंने यहाँ पे भी देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को दर्शा दिया है दोस्तों। तो इस रेखा 0 डिग्री रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य अर्थात भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, पृथ्वी की बीचों बीच ये रेखा मानी गई है। इसके ऊपर वाले भाग अर्थात उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों हम जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो इसे काफी अच्छे से समझेंगे। बस आप यहाँ पे याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन 2 टॉपिकों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पृथ्वी की गति। तो दोस्तों जो पृथ्वी की गति है वह 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति की बात करें दोस्तों, एक उसकी घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण होती है। दोस्तों घूर्णन की बात करें तो दोस्तों इसे दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति को क्या कहते हैं हम? दैनिक गति कहते हैं। गुणन गति को दैनिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। इन दोनों को बताने से पहले आप जान लीजिए जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, अर्थात यह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। इधर पश्चिम से पूर्व, यही इसका क्रम चलता रहता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इन टॉपिक को याद रखिएगा। अब दोस्तों दैनिक गति, दोस्तों एक दिन में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है, उसे ही घूर्णन गति, दैनिक गति या उसे हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, परिभ्रमण। कोई भी ग्रह जो अपना एक चक्कर पूरा करे उसे हम, यदि वह अपने अक्ष पे घूमता है एक चक्कर तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। यदि वह अपने तारे की परिक्रमा करता है ऐसे चारों तरफ, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण अर्थात परिक्रमा करना, अपने सूर्य की परिक्रमा करना को हम परिक्रमण कहते हैं, उसे ही हम पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम परिभ्रमण या घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी को अपना एक दैनिक गति या घूर्णन गति को पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों वहीं भूमध्य रेखा पर, जो दोस्तों यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति जो होती है वह 0.46 या 0.5 किमी प्रति सेकंड अर्थात 500 मीटर प्रति सेकंड होती है। वही दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश पर, दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 60 डिग्री अक्षांश उत्तर में है ये और 60 डिग्री अक्षांश ये दक्षिण में है। दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश पर घूर्णन की गति 0.23 अर्थात
30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ये दोस्तों टॉपिक आप याद रखिएगा, घूर्णन गति। और दोस्तों घूर्णन गति से ही दिन रात होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति से ही दिन रात होता है। उसे मैं आपको दिखा देता हूं एक चित्र के माध्यम से कि पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन रात कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये हो गया सन, सूरज, और दोस्तों ये हो गई हमारी पृथ्वी अर्थात अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहां से देखिए आप, सूर्य के सामने जो भाग पड़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य के सामने जो भाग पड़ेगा वहां क्या होगा, वहां दिन होगा, और ठीक इसके पीछे क्या होगी, रात होगी। फिर जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगा और ये वाला भाग आगे आएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, ये भाग चला जाएगा पीछे और यहाँ पे रात हो जाएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ये बात आप याद रखिए कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और परिक्रमण की बात करते हैं। तो दोस्तों परिक्रमण के कारण क्या होता है, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, उसे अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि परिक्रमण की अवधि क्या होती है। दोस्तों परिक्रमण की जो अवधि होती है वो 356 दिन 6 घंटा होता है, लेकिन हम अपने कैलेंडर में केवल 356 दिन को ही काउंट करते हैं, 6 घंटे को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों ये 6 घंटे जाता कहाँ है, ये मैं आपको बता दूं कि 4 साल के लिए हम इस 6 घंटे को 3 साल के लिए हम इन 6 घंटे को छोड़ देते हैं, और चौथे साल अर्थात 4 साल बाद इसको हम ऐड करते हैं तो 4 गुणे 6 बराबर 24 हावर, अर्थात दोस्तों 1 डे ये हो गया। दोस्तों हर चौथे साल में यह दिन जुड़ जाता है और साल 366 का हो जाता है। और उस वर्ष में जो फरवरी होता है, फरवरी वह 29 महीने का हो जाता है। दोस्तों 2016, 2020 यह 29 का फरवरी था। अब दोस्तों 2024 में हर 4 साल में फरवरी 29 का हो जाता है। दोस्तों यही 6 घंटे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, वही क्या होता है, फरवरी का महीना जुड़ जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी की जो परिक्रमण अवधि है वह 356 दिन 6 घंटे है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, उपसौर और अपसौर, ये क्या है। तो दोस्तों मैं भी इसे आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया सन, सूरज। दोस्तों यहाँ पे हमारा सन ही मेन रहने वाला है क्योंकि वह हमारा तारा है और उससे हमसे क्या मिलता है, उससे हमें रोशनी मिलती है। एक तरह से कह सकते हैं वो हमारे पिताजी हैं, सब कुछ हमें उनसे ही मिलता है। दोस्तों ये हमारा पृथ्वी हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब पृथ्वी की दूरी सूरज से सबसे नजदीक हो तो उसे ही हम उपसौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, उपसौर के नाम से जानते हैं। और ऐसी स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को ऐसी स्थिति, 3 जनवरी को दोस्तों ऐसी स्थिति बनती है जब उपसौर बनता है और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। इस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना, 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। तो दोस्तों इसे हम उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो और क्या हो, उसकी दूरी भी सबसे कम हो, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे उपसौर होता है। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ की दूरी आपको अधिक दिख रही है, इसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को हर वर्ष बनता है दोस्तों। और इस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब अपसौर की स्थिति बनती है तो उस समय जब अपसौर बनता है तो उस समय ये हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, उस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी अधिक हो जाती है। अपसौर के समय क्या होती है, दूरी अधिक हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी कम हो जाता है। लेकिन जब उपसौर होता है 3 जनवरी, तब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है और वहां पे क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य नजदीक हो जाता है और गर्मी अधिक हो जाती है। दोस्तों ये टॉपिक हो गया पृथ्वी की गतियों से। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पृथ्वी की गतियों को पढ़ लिया, दिन रात कैसे होती है उसको पढ़ लिया, उपसौर अपसौर पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, बड़ा दिन कब होता है, छोटी रातें कब होती हैं और मकर संक्रांति कैसे होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चित्र के माध्यम से।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमने पृथ्वी को बनाया है, जिसमें हमने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को दर्शाया। दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि जो सूर्य है, सूर्य इन्हीं तीन रेखाओं तक ही आगे पीछे होता है। मतलब पृथ्वी जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य ऊपर नीचे होता है। दोस्तों कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे चमकती हैं, तो कभी मकर रेखा पे और कभी भूमध्य रेखा पे। इन्हीं तीन रेखाओं पे ये मेन होता है। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको। दोस्तों देखिए 21 मार्च से सूर्य क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे होता है और यह धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता है और 21 जून को दोस्तों यह कर्क रेखा पे चमकता है। तो दोस्तों इसे उत्तर ऐनांत कहते हैं, यह उत्तर की तरफ बढ़ता है। और दोस्तों जब यह 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है तो इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। फिर दोस्तों यह वापस आता है और 23 सितंबर तक, कब तक, 23 सितंबर तक दोस्तों यह भूमध्य रेखा पे सीधी चमकता है और फिर यह दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है और 22 दिसंबर को दोस्तों यह मकर रेखा पे सीधा चमकता है और इसे ही हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको इस पूरे डिटेल को समझाते हैं। तो इसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या होता है दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है, जो सूर्य की किरणें हैं वह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकती हैं। कहाँ पे, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधा चमकती है और यहाँ पे क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। फिर दोस्तों 21 मार्च के बाद ये धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है और 21 जून को यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्क रेखा है, दिख रहा है, ये कर्क रेखा है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी चमकती है और क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है। फिर दोस्तों सूर्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और 23 सितंबर की स्थिति मतलब फिर जो है कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा की तरफ आता है और 23 सितंबर को फिर पुनः भूमध्य रेखा। तो दोस्तों 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधे चमकती है और दिन रात बराबर होता है। फिर दोस्तों ये भूमध्य रेखा से मकर रेखा की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे दोस्तों 22 दिसंबर को ये कहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आप, यह 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधी चमक रही है दोस्तों। और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। फिर यह आगे बढ़ता है और 21 मार्च को पुनः यह भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है और दिन रात बराबर होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु होता है। सूर्य जिस गोलार्ध में होता है गर्मी वहां रहेगी, ठीक उसकी विपरीत क्या होगी, ठंडी होगी। यदि हमारे यहाँ हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे यहाँ ठंडी है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है तो वहां गर्मी होगा। दोस्तों इस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी अपना परिक्रमण करती रहती है और मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी 3.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है कि कभी मकर रेखा सूर्य के सामने अधिक पड़ता है और कभी कर्क रेखा। इसी कारण मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऋतु परिवर्तन अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी के बारे में हमने बता दिया दोस्तों। हमने पृथ्वी की परिक्रमण और घूर्णन दोनों को जान लिया दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो चैप्टर था पृथ्वी की गतियां, इन गतियों को हमने समझ लिया दोस्तों। और पृथ्वी की गतियों के कारण ही दोस्तों हमारी पृथ्वी पे ज्वार भाटा, पवनों का चलना, ये सब दोस्तों पृथ्वी की गति के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पृथ्वी की गति की चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया दोस्तों। अब हमारा अगला चैप्टर ज्वार भाटा, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होगा। जैसे ही ये चैप्टर अगला खत्म होगा जस्ट उसके बाद अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे दोस्तों। फिर हम धीरे धीरे भौतिक भूगोल की तरफ बढ़ेंगे और इसी प्रकार हमारा विश्व भूगोल का जो सीरीज है वो चलता रहेगा दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम स्टडी फैक्टर से जुड़ सकते हैं दोस्तों। स्टडी फैक्टर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और हमारा चैनल आ जाएगा, आप हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। फेसबुक पे भी हमारा चैनल है स्टडी फैक्टर के नाम से, वहां पे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।